बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेलों के अंदर मौजूद हैं और अपने किए को भुगत रहे हैं अदालतों के अंदर। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक तो मुल्क वापसी का इंतजार कर रहे हैं और बाकी जो है वो जलसे जुलूसों से खिताब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गुफ्तगू है पलड़ा बराबर ना होने की या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की, वो दुरुस्त समझी जाए या ना समझी जाए? बहुत सारे सवालात, बहुत सारे जवाबात मिल तो रहे हैं, लेकिन इब्हाम क्लियर नहीं हो पा रहा कि आया एक जमात सियासी सरगर्मियों में तेजी दिखाई दे रही है उसकी, और बाकी सारी जमातों की सियासी सरगर्मियों के अंदर बड़ी ही सुस्त रवि दिखाई क्यों दे रही है? क्या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा सही है या फिर आज मौलाना की कही हुई बात सही है कि सारी जमातों को मिलकर नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करना चाहिए? दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि कानूनी चारोजोई जो कि तकरीबन तमाम सियासी जमातें इस टाइम पर फेस कर रही हैं। कोई वतन वापसी पर जो म्यूजिक ऑफ द जस्टिस है वो फेस करेगा, कोई अभी कर रहा है और कोई नैब और करप्शन के मामलात को भुगत रहा है। ऐसी सूरत हाल में साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से चालान जमा करा दिया गया है, उसके हवाले भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि शहर कायद के अंदर इस टाइम पर एक नई वबा शुरू हो गई और वो वबा जिस्मानी नहीं है, जहनी है। हम अपनी बेटियों की तरबियत के ऊपर पूरी तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि बेटों की तरबियत की जा रही है या नहीं की जा रही? क्या औबाश नौजवानों को हम अपने माशरे के अंदर खुला छोड़ देंगे? इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे सबसे पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में सियासी मामलात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और नईम हैदर पंजौता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पंजौता साहब आपकी तरफ ही मैं आऊंगी। एक इल्ज़ाम बड़ा संगीन आपने लगाया है, सबसे पहले तो उससे बात करना शुरू करते हैं ना। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, आप लोग भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है। आपने कहा है कि जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है। ये जान को खतरा किस तरह से? ये तो बहुत बहुत संगीन इल्ज़ाम है। कोई प्लानिंग चल रही है, कोई आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई एक्शन हुआ है जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि खान साहब की जान को खतरा? पहले दिन से हमने जो पिटीशन फाइल की थी वो इसी हवाले से थी कि उनको कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज जो जेल मैनुअल कहता है उस मुताबिक ट्रीट किया जाए, और महफूज खाने की सजा की थी, जो कि 2 महीने हमारी दरख्वास्त पेंडिंग रही और 2 महीने के बाद ये डिसाइड होती है। बदनीति सिर्फ ये थी कि यहाँ पर अडयाला जेल में अब शिफ्ट किया जाए। एक तो जो अदालत है उसके लिए, क्योंकि हर रोज लगाने के लिए वो आसानी होगी, क्योंकि साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको जब पेश किया जाता है तो वो मुतलका अदालत में जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो है वो पेश होते हैं, स्पेशल जज जो है उनके पास। तो दूसरे नंबर पर ये है कि जो प्रोसीडिंग वहाँ पर चलाई जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसको स्पीडी करने के लिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी सजा देने का एक वो जो है वो एक तरीकाकार जो है पता है कि डे टू डे चलाई जाएगी तो फौरन जो है वो फैसला दिया जाएगा और इलेक्शन से बाहर रखा जाए। साथ में ये बताऊं कि जो सेहत के हवाले से हमारे जो कंसर्न्स है ना, एक तो महफूज खाना क्यों नहीं अभी तक फैसला दिया गया, दूसरे नंबर पर जो खान साहब के साथ जो ट्रीट किया जा रहा है वहां पर जेल में, वो ये है कि उन्होंने इजाजत मांगी है कि मुझे वॉक करने की इजाजत दी जाए। एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर 24 घंटे उन्हें रखा गया है, और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी को मूवमेंट के ऊपर कोई पाबंदी हो या उसे वॉक करने की इजाजत ना हो। खाना घर से ना आना, वॉक ना करने देना, ये जान को खतरे से किस तरीके से कनेक्टेड होगा? देखिए, जब आप किसी को एक सेल के अंदर रखते हैं, मेंटली तौर पर उसे टॉर्चर करते हैं कि वो एक फॉर एग्जांपल सारी जिंदगी उसने वॉक की है, सारी जिंदगी उसने मूवमेंट जो है वो एक्सरसाइज उन्होंने की है, और उसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं जो वो काम कहता है और उसके ऊपर उसे कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप ये देख लें कि महफूज खाना जो कि पहले दिन से हमारा कंसर्न है, इसके लिए हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं कि महफूज खाना उन्हें दिया जाना चाहिए और वो बाकायदा तौर पर हमारा रिकमेंडेड डॉक्टर हो। ठीक हो गया। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने नईम हैदर पंजौता साहब की गुफ्तगू सुनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कल मेरे प्रोग्राम में कायरा साहब ने फरमाया कि ये बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है, ये जब मीटिंग होगी तो उसके बाद बताया जाएगा कि क्यों नहीं है। अगर रीज़न नहीं पता कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और क्यों नहीं है, और इसके बारे में कोई क्लियर कट चीज़ें भी नहीं आ रही, वहाँ पीटीआई कह रही है कि हमें भी आपने बिल्कुल जो है वो साइडलाइन कर दी है,
और PMLN जलसे कर रही है और बड़े शानो शौकत से कर रही है, तो अब भी क्या पीपल्स पार्टी ये बिलीव करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, या अभी भी मीटिंग का इंतजार किया जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है? जी शुक्रिया अनीका। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क में हर शख्स, हर सियासी जमात जो एक जमहूरी सोच रखती है, आवाम का दर्द रखती है, उसकी ख्वाहिश ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्री रिक्विजिट है लेवल प्लेइंग फील्ड। इस वक्त अगर आप जो हालात और मामलात बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के हवाले से देखें, तो ये शिकायत करना बिल्कुल बजा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बाकी तमाम सूबों के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट्स जारी हैं, लेकिन सिंध के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं, बिलखुसूस वो प्रोजेक्ट्स जो सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से थे, जो उनके घर बनाए जा रहे थे। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आप वफाकी काबीना को देखें तो उसमें वो अशख़ास मौजूद हैं जिनका इंतहाई करीबी ताल्लुक़ और वास्ता रहा है PMLN से। तो ये न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ ना। ज़ाहिरी बात है कि अगर आपका एक बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है एक पर्टिकुलर जमात के साथ, तो आपका रुझान भी उसकी तरफ होगा, और ये फेवरेटिज़म कहलाता है। उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी तो आज भी इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है, लेकिन PMLN तो तारीख दे चुकी बहुत पहले। तो ये जो तमाम मामलात और हालात हैं, ये बाकायदा इस बात का इशारा करते हैं किसी एक जमात को फेवर किया जा रहा है और बाकी किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या रद्द अमल होगा, आगे का क्या लाए अमल होगा, ये हमारी CC में फ़ैसला होगा, विच इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम इन पीपल्स पार्टी। अच्छा शर्मिला साहब, मसला ये है कि इस काबीना के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीबी लोग रहे हैं, ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में थ्राइव करते रहे हैं, वो भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। तो ये काबीना तो ऑब्वियसली केयर टेकर सेटअप है, इसके अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी इत्तेहादी रहे हैं। सो इस क्राइटेरिया के ऊपर क्या ये कहा जा सकता है कि किसी एक जमात की फेवरेटिज्म हो रही है? देखिए, जहाँ तक वफाकी काबीना का ताल्लुक़ है तो उसमें ऐसे कोई शख्स नहीं है या अशख़ास नहीं है जिनका ताल्लुक़ बराए रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुआ। अगर किसी महफ़िल में किसी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के साथ तस्वीर आ गई या मुलाकात हुई हो माजी के अंदर, वो अलग बात है, लेकिन फवाद हसन फवाद हो या चीमा साहब हो, तो वो तो जितने करीबी वो रहे हैं PMLN के, और तो कोई नहीं रहा। सो इस किस्म का कोई शख्स या अशख़ास पीपल्स पार्टी के हवाले से वफाकी काबीना में नहीं है। और हाँ, अगर इतना करीबी ताल्लुक़ होता है तो बिल्कुल ये तासुर नहीं है, ये हकीकत है कि फिर आपका ओपिनियन, आपके एक्शंस और आपकी कारकर्दगी बिल्कुल बायस्ड होगी एक जमात के लिए। राइट। राना साहब, आपने चार्जशीट सुन ली है, एक तरफ आपके बारे में ये तासुर के देखें आप ही अकेली जमात है फिलहाल जो जलसे उस तरीके से कर रहे हैं, बड़ी जमातों के अंदर से, इन 3 बड़ी जमातों में से आप जमात है जो जलसे भी कर रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी जो हैं वो खिताब कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब के वापस आने के भी तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, वो सारी चीज़ें दूसरी जमातों में इस टाइम पर नज़र नहीं आ रही। अगर इंतखाबात वाकई में जनवरी के एंड पे भी होने हैं, तब भी बाकी जमातें भी उस तरह से एक्टिव नज़र आए, आपके ख्याल में ये उनकी कोताही है या आप लोगों के लिए कोई ख़ास नजर करम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जलसों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी जलसे करे, PTI की भी जो लोग हैं वो भी जलसे करें, कौन रोक रहा है जलसे करने से? तो ये तो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। हमारा तो फोकस 21 अक्टूबर पे है, जब मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं और मुल्क में दोबारा तरक्की की उम्मीद वापस आ रही है, तो हम तो उसकी तैयारियों में मगन हैं। जहां तक इल्ज़ाम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बेसिस फवाद हसन फवाद हैं, तो वो तो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं, उनका क्या रोल कि वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे? वो तो जो प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री है, बड़ा महदूद उनका रोल है, वो कैसे इलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस करेंगे? और आहद चीमा जो है वो एक एडवाइजर हैं, उनके पास तो कोई वजारत भी नहीं है, एडवाइजरी रोल है। तो और ऊपर से वो हमारी पार्टी का तो वो हिस्सा है ही नहीं, ना आहद साहब हैं, ना फवाद साहब हैं, ना उन्होंने आज तक तारीखी तौर पे एक भी हमारी पार्टी की मीटिंग अटेंड की है। तो ये कहना कि वो ब्यूरोक्रेट्स अगर हमारे टाइम पे किसी अच्छी पोजीशन पे थे, तो वो अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के टाइम पे भी किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, PTI के टाइम पे भी किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, उनका करियर था। तो इस चीज से, और हमें तो कोई इतराज नहीं है अगर उनको केयर टेकर हुकूमत हटा दे,
प्रोरोगेटिव केयरटेकर हुकूमत का है, करेंगे कंप्लेन, ईसीपी का दरवाजा खटखटाएं, नहीं इनका होता अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। हमें कोई इशू नहीं है कि वो कैबिनेट में प्राइवेटाइजेशन की कार्रवाई कर रहे हों, कैबिनेट ये केयर टेकर सेटअप में प्राइवेटाइजेशन के मामलात को देखें या ना देखें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कोई एक एडवाइजरी रोल में रहे या ना रहे। जहां तक तरक्याती कामों की बात है तो कोई तरक्याती काम जो पुराने चल रहे थे वो अभी पंजाब में नहीं हो रहे और उस पर पाबंदी है, कोई फंड्स नहीं रिलीज हो रहे। ये हो सकता है कि एक आधा महीना पहले कोई जो 80-90% मुकम्मल हो गए थे प्रोजेक्ट्स, उनको उनके 10% फंड्स जो रह गए थे वो इशू होके वो काम मुकम्मल हो गए। बाकी देखिए, हम तो खुद कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि कोई लाडला ना हो। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने पाकिस्तान का आईन तोड़ा है, तो फिर उसको कोई फेवर नहीं मिलना चाहिए। और अगर कोई चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों जो कि कह के गए हों कि हम वापस आ जाएंगे, और वो 50 रुपए का जो एक श्योरिटी बॉन्ड हो वो दे कर गए हो शहबाज शरीफ साहब, और उसके बावजूद भी ना वापस आए हो, चाहे वो हो, उनकी बात में भी आप यही बात करेंगे कि कोई भी लाडला नहीं होना चाहिए? देखिए, नवाज शरीफ साहब तो जब वापस आएंगे तो अपने आप को अदालतों में सरेंडर करेंगे, तो ये श्योर है। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चला दूं राना साहब? हाँ बिल्कुल चला दें। वो अदालत देखें, उनको अदालत ने ही इजाजत दी और पीटीआई की हुकूमत ने इजाजत दी कि वो लंदन इलाज अपना कराएं, और आज भी हम उन्हीं के पास ही हम अपने आप को पेश करेंगे। और ये तो सवाल देखें, हमारी जमात में तो वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि आपका अरेस्ट वारंट हो और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए और आप जो है वो पार्टी की खवातीन को आगे कर दें, या पेट्रोल बम जो है वो फेंकना शुरू कर दें पुलिस के ऊपर और तसादुम का जो है वो माहौल बना दें। तो मियां नवाज शरीफ तो जब बड़ी लंदन में थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके जो तोपों का रुख है ना इस टाइम पर, वो है पीटीआई की तरफ, और पीपल्स पार्टी का तोपों का रुख आपकी तरफ है, लेकिन आप उनको उस तरह से जवाब नहीं देते जिस तरीके से आप पीटीआई को जवाब देते हैं। इसकी क्या कोई खास वजह? नहीं देखें, जो मैंने तो आपके सारे जो पॉइंट रेज किए मेरी बहन ने, मैंने उनको सारों के जवाब दिए। तो लेकिन ये कि हमारा जो हदफ है वो महंगाई है, हमारा हदफ जो है वो गुर्बत है, हमारा हदफ जो है अच्छी तरक्की है, हमारा हदफ टैक्स कलेक्शन है, करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना है, एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। और हम पीटीआई को भी जो है वो कोई टारगेट नहीं कर रहे। अभी इस वक्त तो हम हुकूमत में नहीं है। चलें, बिफोर आई गो टू द ब्रेक, आपने क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, शर्मिला साहब आप रिप्लाई करना चाहेंगी ब्रेक पे जाने से पहले? देखिए, बात यह है कि तौकीर शाह साहब कौन थे? वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? ही वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो हर चीज़ जानता है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल कंडक्ट के हवाले से सारे काम वो करता है। सो इतना करीबी तो कोई शख्स नहीं हो सकता जितना आहद चीमा थे, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, तौकीर शाह। ये वो लोग हैं जिनको वफाकी काबीना में इंडक्ट करने का मतलब ये है कि आप बिलखुसूस PMLN कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्लीज़ कर रहे हैं और उनको फेवर कर रहे हैं। सो ये कोई बात नहीं है कि जी वो अच्छी पोजीशन में नहीं थे, वो इंतहाई अहम पोजीशंस पे थे और इंतहाई करीब थे। सो इसको डिनाई करना, इसको डिनाई करना या इसको कंटेस्ट करना डज नॉट सफाइस। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प PMLN. They cannot deny the close allegiance between these three people and the Prime Minister. बात यह है कि चलें इसको भी छोड़ दें, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं मेरे भाई। इस वक्त हमारा भी जो मकसद और मतलब है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, कि हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो महंगाई को टारगेट करे, जो बेरोज़गारी को टारगेट करे, जो इस मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी बहरान का ख़ात्मा करें। हमें इस्तेहकाम चाहिए, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। ये हमारा मकसद है, मतलब है और अज़म है, और इसी के ऊपर पीपल्स पार्टी काम। शर्मिला साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और हमारा अगला मौजू भी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो असल मामलात होते हैं इसको टारगेट करने आते हैं लोग, लेकिन टारगेट हो जाती है अवाम, और अभी अवाम ही इस टाइम पर सरापा एहतजाज भी है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे असल इशूज़ आने वाले इंतखाबात के अंदर मंशूर क्या लेकर जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर किस बेसिस के ऊपर, किस मोटो के ऊपर इंतखाबात जीते जाएंगे। वो सारे के सारे मोटोज जो माजी के अंदर इस्तेमाल हुए और कभी पूरे ना हो सके, उनकी बेसिस के ऊपर ही आगे के इंतखाबात भी लड़े जाएंगे या कुछ और।
आफ्टर ब्रेक और कानूनी चाराजोई पे भी बात करेंगे फिर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सियासत में इस टाइम पर कौन लाडला और कौन लाडला नहीं, और ये लेबल हर जमात के ऊपर एट वन पॉइंट इन टाइम ज़रूर लगता रहा है। अनफॉर्चुनेट बात ये, और अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि हर जमात ही कानूनी मसाइल और मसाइब से भी हम आहंग होती रही है। इस टाइम पर भी तकरीबन तमाम ही जमातों के कोई ना कोई केसेस कहीं ना कहीं अदालतों के अंदर चल रहे हैं और इन सबको फेस करना है। लेकिन एक केस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम पर मुश्किलात के अंदर ज़रा ज़्यादा इजाफा है और साइफर केस के अंदर चलान भी जमा हो गया। तो मैं कुछ आपके सामने रखूंगी कि FIA ने जो है साइफर केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ चालान जमा करा दी है, और इस चालान जमा कराने के बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में ये जमा कराया हुआ चालान सेक्शन 5 और 9 के तहत बेसिकली जमा करवाया गया है, जिसके तहत जुर्म साबित होने पर बड़ी संगीन किस्म की सजा है, और वो सजा है सजाए मौत या 2 से लेकर 14 साल तक कैद हो सकती है। पंजौता साहब, ये केस बड़ा संगीन हो चुका है और ऑब्वियसली इल्ज़ाम भी ऐसे हैं जो कि ऑडियो जो कुछ लीक हुई हैं उनसे भी साबित होते हैं, फिर आज़म खान साहब, फिर बहुत सारे और लोग जो कि इसके अंदर या तो गवाह के तौर पर आ सकते हैं या कोई शवाहिद दे सकते हैं। किधर जा रहा है ये केस? देखें, जो आपके सामने पिक्चर पेश की गई है कि बड़े ऑडियो और बड़े गवाह जो हैं वो पेश किए गए हैं, बड़ा मैं वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज ही नहीं किया जा सकता था। बाहर से साइफर आया और साइफर से हुकूमत गिरा दी गई, और बजाय ये एक डिमार्च तो किया गया कि उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई करने के हवाले से जो है प्रोटेस्ट किया जाता, बल्कि जो है FIR भी दर्ज कर दी गई। अब FIR के कंटेंट्स क्या हैं जी, कि साइफर जो है वो चोरी किया गया और उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। पहली बात तो ये है कि ओरिजिनल जो साइफर है, जो कोड्स हैं, वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस में पड़े हैं, और जो साइफर जब फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ, और ये बात राना सलाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं, ये बात FIA जो है वो खुद मान चुकी है। तो जब ये बात ये खुद मान चुकी है तो फिर जो है वो बात ही कोई नहीं बचती। दूसरे नंबर पर ये है कि जो इसके ऊपर जो सियासी मकासद के लिए, तो वो मैंने पहले आपको लफ्ज़ में जो है वो मैंने क्लियर कर दिया पहले जुमले में। और इसके साथ साथ ये बताता जाऊं कि नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, उनके केसेस आपने देखे कि कब से चले, फिर तरमीम की गई, फिर दोबारा वापस आए, फिर दोबारा खुले, फिर तरमीम हुई, फिर कुछ हुआ, तो आज तक कोई किसी तरफ उनको उन केसेस में डिसीजन की तरफ कोई भी मामला नहीं गया, क्योंकि कभी ना ऊपर से कोई ना कोई लॉ में अंदर अमेंडमेंट आ जाती थी, या फिर डिले टैक्टिस या जो है वो मैनेज कर लिया जाता था प्रोसिक्यूशन को, या जजेस जो है ट्रांसफर कर दिए जाते थे। एक वाहिद चेयरमैन PTI हैं जिनके ऊपर 5 दिनों के अंदर ही तोशाखाना में सजा दे दी जाती है, और जिनके ऊपर साइफर केस जो है वो भी इतनी जल्दी में चलाया जाता है, जल्दी में केस चलाया जा रहा है, चालान भी जमा हो रहा है, लेकिन जब बेल का मामला हो तो बेल सुनने के लिए जज साहब नहीं होते, प्रोसिक्यूशन अवेलेबल नहीं होती, या फिर ये कहा जाता है जनाब कि आज जो है वो ड्यूटी जज भी नहीं है और आप जो है वो ब्रेक पे चले जाएं। ठीक। तो बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए स्पेशल ट्रीट किया लेकिन पंजौता साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मुझे बस एक बात बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैंने वो राना साहब से भी ये बात कंफर्म करनी है। वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी थी साइफर वाली, वो किधर है? उसको ऑब्वियसली जो डी कोड किया गया था, कोडेड तो पड़ा होगा ना फॉरेन ऑफिस में, लेकिन जो डी कोडेड था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाला, वो किधर है? देखें, जो कोड्स थे, जो साइफर आया था वो आगे नहीं गया, उसे डिक्लासिफाइड किया गया और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी जो है वो PM ऑफिस जो होता है, वो सारा अमला जो होता है उसकी जिम्मेदारी, वहाँ पर जो स्टाफ है, प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर रहा होता, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या और हजारों डॉक्यूमेंट्स दिन में कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जो कि वहाँ पर मौजूद होती है, तो उसका वो निगरान नहीं होता, PM ऑफिस होता है। और ये एक झूठी कहानी बनाई गई है, झूठी स्टोरी बनाई गई है, बजाय ये कि उन लोगों को सजा दी जाती जिन्होंने हुकूमत गिराई उस साजिश की वजह से, उल्टा जो है इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। दूसरी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कतई नहीं मिल रही PTI को। इस वक्त जो PTI है उनके जलसों के ऊपर भी पाबंदी है, और ये PMLN हो या पीपल्स पार्टी, I'm sorry, I'm cutting you short, PTI को किसी ने मना नहीं किया था ना कि May 9 के बाद कंडेम ना करे। वो खान साहब को तो किसी ने मना नहीं किया था, उनको तो कंडेम करना चाहिए था, उन्होंने कंडेम नहीं किया। अब केसेस भुगत रहे हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि केसेस भुगतते हुए टॉप टियर लीडरशिप तो नहीं आ सकती। अब जो बाकी लीडरशिप रह गई है वो तो जलसे जुलूस या सियासी सरगर्मियां कर ही रही है। देखिए, बात यह है कि खान साहब ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान दिया है, JIT के सामने भी उन्होंने ये कहा है
कि जब मुझे अगवा किया जाएगा तो जो मेरे फॉलोअर, जो पार्टी या पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है। अब जो 9 पंजौता साहब, आई एम सॉरी, बनाया गया आई एम कि वेरी सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। 9 मई कहीं से पुरअमन नहीं था। मैंने खुद सफर किया इस्लामाबाद में, पुरअमन तो कहीं से नहीं देखिए, था। नंबर 2 ये कि अगर खान साहब के फॉलोअर्स ही थे अकेले और ये प्री प्लान नहीं था, तो अब की बार जब वो गिरफ्तार हुए तो किधर थे ये फॉलोअर्स? देखें, जो 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 जलाओ घिराव हुआ उसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात के लिए खान साहब ने पहले दिन से मुतालबा किया। क्या किसी और जमात ने ये बात की कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि कैमरे किसने उतारे, किसने उकसाए? कोई बात हुई? नहीं हुई। और तीसरा जो है ना, जो आपने ये इससे पहले जो है आपने इनसे सवाल किया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंदर जितनी भी पोस्टें होती हैं, लास्ट टाइम हमने देखा कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया कि उन तमाम ओहदों पे बैठे लोगों को हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? और अगर पीएमएलएन का कोई जो है लीडर वो ये कहता है कि पीटीआई चली जाए या पीपल्स पार्टी चली जाए और वो जाकर दरखास्त दे, तो ये शर्म की बात है। इन सबको जो है कानून को, आइन को फॉलो करना चाहिए और उसके मुताबिक जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होना चाहिए। चलिए, लेट मी गो टुवर्ड्स राणा साहब। राणा साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ गायब ही नहीं किया। ये जिम्मेदारी उस टाइम चेयरमैन पीटीआई, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी थोड़ी थी कि वो कागजात को संभाल के रखते हैं, उनके लोगों की थी, ब्यूरोक्रेट्स की थी। जिस तरह आपने कह दिया कि ब्यूरोक्रेट्स थे ना, फवाद हसन फवाद साहब या आचीमा साहब या फिर तौकीर शाह साहब, ये तो सियासत का हिस्सा तो थे नहीं, तो उन्होंने भी कह दिया कि ये ब्यूरोक्रेट्स का काम था, ये सियासी लोगों का काम ही नहीं था। तो अब क्या करें? आपने तो कहा था कि इन्होंने गायब कर दिया खान साहब ने साइफर, केस भी चल रहा है। देखें, ये इसको जितना मर्जी डाउन प्ले करें, जितना मर्जी कहें कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई मामला ही नहीं है, ये बहुत ही संगीन मामला है और इसके ऊपर सियासत की गई, फॉरेन पॉलिसी को जो है नुकसान पहुंचाया गया। पोलराइजेशन की जो बुनियाद जब ये हुकूमत से बाहर आईनी तौर पे निकाले गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत, तो इन्होंने पोलराइजेशन की बुनियाद इस साइफर पे रखी। मीर जाफर, मीर सादिक का बयानिया अमेरिकन साजिश के ऊपर रखा और 200 इंटरव्यू जो इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को दिए उसमें ये कहा ही नहीं कि लेकिन इसके अंदर साइफर के गायब करने वाली बात किधर है राणा साहब? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 27 से 28 स्टेटमेंट्स हैं और ये एरे गैरे की स्टेटमेंट्स नहीं हैं। इसके अंदर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, इसके अंदर इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फिर आपके पास अदालतें हैं, आप उधर साबित करें कि वो जबरदस्ती हैं या वो खुद कह दें कि जबरदस्ती है, तो वो हो जाए। लेकिन बात हकीकत अब ये है कि ये इसको लहराया गया है साइफर को, और इसको फिर वो ऑडियो भी आपके सामने है कि जिस तरीके से इसके अंदर एडमिशन किया गया कि हम इस पे खेलेंगे, तो ये एक, मैं समझता हूँ जितना मर्जी इसको ये डाउन प्ले करें। लेकिन आपको राणा साहब हुकूमत में होते हुए वो जो कॉपी थी पीएम हाउस में होती है या पीएम ऑफिस में होती है, पीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो मिली थी या वो बाकायदा तौर पर गायब थी? और अगर गायब थी तो इसके अंदर सियासी लोगों का कसूर हुआ या ब्यूरोक्रेट्स का कसूर हुआ? नहीं, देखें, अगर वो कॉपी खान साहब वो ले गए और उन्होंने वो लहराई भी कॉपी और उसके बाद वो गुम हो गई, तो ब्यूरोक्रेट्स ने तो नहीं वजीर आजम से कहना था कि सर वो आप, और कहा उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने कि वो कॉपी आपके पास है, तो खान साहब ने कहा कि वो तो गुम हो गई है मेरे से। तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने घुमा दी और वो फिर अब पता नहीं वही कॉपी थी जो किसी वॉशिंगटन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको मिल गई, कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिनके जी इंटरसेप्ट को मिल गई। ये तो अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है, जो एफआईए ने की है, ये चीजें तो एफआईए एक और बात कह रहा है। एफआईए कह रहा है शर्मिला साहिबा के इस टाइम पर हमारे पास बहुत मजबूत जो है वो शवाहिद मौजूद हैं। वो मजबूत शवाहिद तो मौजूद हैं, आपको लगता है कि बहुत सख्त किस्म की सज़ा कोई हो सकती है क्योंकि वापस नहीं मिली कॉपी, प्राइम मिनिस्टर हैं, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हमें ये भी पता है कि चेयरमैन पीटीआई कुछ अरसे से बड़ा वो भुट्टो साहब को एक आइडियल के तौर पर देखा करते थे। देखिए अनीका, इसके बारे में तो खान साहब की लीगल टीम ही बेहतर तबसरा कर सकती है। हमारा फोकस खान साहब या उनकी सज़ा या जज़ा नहीं है। हमारा फोकस अगेन इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत। हमने इस मुल्क में सियासी और माशी बहाली करनी है और उसके लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। इट्स इर्रेलेवेंट कि क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है।
लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो भी हो वो आइन और कानून के मुताबिक हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। किसी के साथ ना किसी किस्म की ज़्यादती होनी चाहिए, ना किसी किस्म का फेवर होना चाहिए। इस वक्त आवाम जो है वो पिसी चली जा रही है, और जब भी बिजली का बिल आता है तो आप ये समझें कि जिस तरह हवाइयाँ उड़ जाती हैं वो हाल है लोगों का। लोग अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी भी खिलाने से कासिर हैं। जितना बुरा हाल पाकिस्तान का माशी तौर पे इस दौरान हुआ है, शायद ही कभी पाकिस्तान में शर्मीन पहले साहब, ऐसे बुरे आपने हालात फरमाया हुए कि सबको हों। मिलकर बैठ के ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, वो तमाम लोग, वो तमाम सियासी रहनुमा, सियासी जमातें जो जमहूरी सोच रखते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करते हैं, वो लोग नहीं इसमें शामिल जो पाकिस्तान की आवाम को धोखा देते हैं, या उनके साथ ज़्यादती करते हैं, या उनको गुमराह करते हैं, या उनको अपने इदारों के ख़िलाफ़ खड़े करते हैं। देखें, ये पाकिस्तान को खोखला बनाने के मुतरादिफ है। सो नॉट इस पीटीआई। वक्त पाकिस्तान की जो सियासी और माशी हालत है ना, वो इस बात की गुंजाइश ही नहीं देती कि हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट करें। इस वक्त हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दयानतदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करें। सो इन शॉर्ट शर्मिला साहब, नॉट पीटीआई। इलेक्शंस में देखिए, मैं पूरी पीटीआई की तो बात नहीं कर सकती। पीटीआई में से अगर कुछ लोग सुधर के बाहर आ जाते हैं, किसी और जमात में चले जाते हैं, आई कैन नॉट नेम इंडिविजुअल्स, फेयर इनफ। लेकिन अगर किसी के ऊपर केसेस हैं, कोई कार्रवाई है, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी फॉलोड। ठीक हो गया शर्मिला फारूकी साहब, सज़ा जज़ा का तयन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नईम हैदर पंजौता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे कि कराची के अंदर बढ़ते हुए हरासगी के जो जराइम हैं वो किस जगह जाकर रुकेंगे। ख़वातीन तो हिम्मत पकड़ रही हैं, मर्दों को शर्म आएगी या नहीं आएगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासत की, लेकिन सियासत में गड़बड़ होती है तो उसकी असल अक्कासी जो होती है वो माशरा ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। माशरे के अंदर जब गंद फैल जाए तो ऑटोमेटिकली आपको हर जगह पूरे शोबों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस टाइम पर पिछले 3 महीनों के अंदर कराची के अंदर 5 हरासगी के केसेस सामने आए हैं। आज भी एक केस बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां कॉलेज गर्ल्स या यूनिवर्सिटी गोइंग तलबात को जो है वो हिरासा किया जा रहा है एक औबाश नौजवान की जानिब से। कराची के अंदर ये वाकयात बड़े नॉर्मल हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वाकयात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। हमने बेटियों की तरबियत के ऊपर तो हमेशा ध्यान रखा, लेकिन बेटों की तरबियत के ऊपर कभी किसी की नजर ही नहीं गई। घर के बाहर क्या कर रहे हैं, गली के नुक्कड़ पर खड़े क्या कर रहे हैं, किसी ने कोई ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर किरण जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं से जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, हमारी खवातीन इस माशरे की बड़ी फोकस्ड हो चुकी हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं, घर के अंदर भी अच्छे तरीके से मामलात को सॉल्व कर रही हैं, मामलात को देख रही हैं, बच्चों की तरबियत भी बड़ी अच्छी कर रही हैं। लेकिन हमारे मर्द हजरात, स्पेशली आजकल के जो नौजवानान हैं, उनके अंदर बिल्कुल ही तरबियत का फुकदान नजर आ रहा है। ये मामला क्यों है, कैसे है और कौन कसूरवार है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है। वो इसलिए कि लड़कियां बड़ा अनसेफ फील करती हैं, और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको अपना अपना आने वाला टाइम, अपना कदम बहुत दुश्वार लगता है कि हम भी बाहर जाएंगी तो हमारे साथ भी ऐसा वाक़या ना हो जाए जो आज पेश आया कराची में या फलाने शहर है। तो देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि बिल्कुल ये चीज़ निहायत ही अफसोसनाक है। तरबियत की आपने जहाँ तक बात की कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि तरबियत सिर्फ बेटियों को, क्योंकि उनको अगले घर जाना है या उनको बाहर जाना है तो अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करनी है, तो उन पे फोकस किया जाता है। जब कोई कहा जाता है कि बेटों पर भी उनको ही ऐसा तरबियत में और उनको इतना अच्छा बनाया जाए कि वो खुद दूसरे की भी औरत को, लड़की को अपनी बहन, अपनी बेटियों की तरह इज्जत दे और उनकी हिफाजत भी उसी तरीके से करे। तो ये डिलेमा है। देखिए डॉक्टर साहब, इधर तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत का भी मसला बना हुआ है। यहाँ माओं को बेटों की तरफ से मारा जाता है जायदादों की वजह से, तो यहाँ तो अपने माओं बहनों बेटियों की वो उस तरह से इज्जत नहीं कर रहे हैं आजकल अनफॉर्चुनेटली माशरे में लोग। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक और बहुत बड़ी बात है जिससे दिल बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हमें काम तो करना पड़ेगा अपने अपने लेवल पे, अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देते हुए, अपने ख़ुसूसन घर के मर्दों को, घर के बच्चों को, जो मेल हैं उनको ये चीज़ इज़्ज़त
सिखानी है, अपनी औरत की, एक लेडी की इज़्ज़त सिखानी है, ये बहुत बड़े लेवल, बहुत पहले लेवल से ही काम शुरू हो जाता है। रही गई बात, अब जो हरासमेंट होती है, फीमेल हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है अपोज़िट जेंडर की तरफ से, तो उसमें देखिए बहुत सी इसमें रीज़न्स हो सकते हैं। इंसान ज़हनी तौर पे भी साइकोपैथ हो सकता है, जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस होता है, उसकी कहीं न कहीं ये जो सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं, ये कहीं न कहीं चैनलाइज़ राइट जगह पर नहीं हो पा रही होती, तो वो उनको फिर अपोज़िट जेंडर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और उस तरफ से चले जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल माइंडसेट रखता है, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो एक साइकोपैथ होता है, वो उसके ज़हन में इट मीन्स कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो उसका मेंटल लेवल है, वो नॉर्मल वो नहीं है उस नॉर्मल नहीं है। तरीके डॉक्टर से। साहिबा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। वक्त खत्म हो गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि एक माकूल शख्स, एक जहनी तौर पर सही तवाज़ुन रखने वाला शख्स कभी ऐसा सोच नहीं सकता, लेकिन जो या तो बिल्कुल जहनी तौर पर पागल होते हैं, जो कि बहुत सारे लोग माशरे के अंदर फिर रहे हैं इस तरह के, जो कि अपने आप को बड़ा नॉर्मल दिखाते हैं लेकिन होते इसी तरह के औबाश किस्म के हैं, उससे ये जाहिर होता है कि उनकी जहनी कैफियत बिल्कुल भी किसी भी सतह के ऊपर नॉर्मल नहीं है। मेरी ये गुजारिश है इस पूरे माशरे से कि एक तो ये जो स्टिग्मा लगाया हुआ है कि जिसके साथ बुरा हुआ है कसूर उसका है, इसको हटा के जिसने शर्मनाक हरकत की है उसकी इज्जत गई है, जिसके साथ हुई है उसकी इज्जत नहीं गई। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो शख्स भी, बहुत सारे मर्द अच्छे, खवातीन अच्छी, अगर चुप रहेंगी तो माशरे के अंदर इस तरह की खराफात फैलना शुरू होएंगी और शुरू हो चुकी हैं और बढ़ती चली जाएंगी। हमारे अपने घर वालों तक ये मामला आ जाएगा, इसीलिए हमारा ये इस बात पर आवाज़ बुलंद करना लाजिम व मलजूम हो चुका है। अनीका निसार को इसी पॉइंट पर इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि हम अपना किरदार माशरे की बेहतरी के अंदर निभाते रहेंगे और अदा करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।